स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। जिस ऑपरेशन का जिक्र हमने किया था अपने पहलगाम अटैक के बाद बनाए हुए वीडियो में, वो ऑपरेशन आज पूरा हो चुका है और एक ऐसा नाम दिया गया है उस ऑपरेशन को जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को सिंदूर का अर्थ, सिंदूर के मायने बता दिए हैं। ऑपरेशन सिंदूर भारत की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर, खासकर पाकिस्तान के टेरर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इन्हें ख़त्म कर दिया गया। 25 मिनट के उस ऑपरेशन में जिसकी प्लानिंग 15 दिन तक चली, कैसे इसे अंजाम दिया गया, कैसे उन 9 टारगेट्स को चुना गया। ये जो 9 टेरर साइट्स थी, सबसे पुरानी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान के टेरर एस्टेब्लिशमेंट की, इन्हें क्यों चुना गया, क्या इसके पीछे का कारण था, सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता देंगे कि पिछले 3 दशकों से ये टेरर फैक्ट्रीज पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही थी और भारत के ऊपर जितने अटैक अब तक हुए हैं, चाहे आप 26/11 का हमला ले लीजिए, 2001 पार्लियामेंट अटैक ले लीजिए, पठानकोट अटैक लीजिए, उरी अटैक ले लीजिए, ये सारे ही अटैक्स का जो बदला है एक बार में भारत ने इस बार ले लिया है, इन सारे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करके। और आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर क्यों इन 9 टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को ही चुना गया है इस पूरे अटैक में। सबसे पहला जो ऐसा इतना बड़ा अटैक किया है भारत ने, उसमें ये सब कुछ चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। वीडियो जो होगा वो लंबा होगा, लेकिन इसमें आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी मिलने वाली हैं। इनफैक्ट अगर आपको ये पूरा एक जो भारत ने पहली इतनी सबसे बड़ी स्ट्राइक की है जिसमें 9 टेरर ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म कर दिया गया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शुरुआत से लेकर अंत तक मिल जाएगी। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों से करना चाहते हैं। देखिए, ऐसी सिचुएशन जो भी इस समय देश में चल रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में चल रही है, इसमें कई बार पाकिस्तान अपनी तरफ से काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशंस को फ्लो करता है, फेक न्यूज़ को फ्लो करता है, बताता है कि भारत के हमने मिसाइल गिरा दी, भारत के हमने जेट्स को गिरा दिया है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशन जब भी आपके सामने आए, ये खासकर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है, इन इन्फॉर्मेशन को, इन मिस इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई, इसे पुश मत करिए। आप इसको फैक्ट चेक अलग से अपने वीडियो में मत करिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जो इसका लाइव एग्जाम्पल हुआ है कल अगर आप देखें, सुबह सुबह एक न्यूज़ आई थी कि भारत के जेट्स को पाकिस्तान ने हिट किया है। 3 ऐसे जेट हैं जिनको हिट किया और वो वहीं पे नेस्तनाबूद हो चुके हैं। लेकिन ये एक फेक इन्फॉर्मेशन की थी जो कि पाकिस्तान ने भेजी थी। उस हमेशा पाकिस्तान का एक पैटर्न रहता है, वो खुद से एक फेक इन्फॉर्मेशन भेजता है, उसके बाद भारत के कुछ लोग उसके ऊपर वीडियोज़ बना देते हैं, कुछ उसको आगे पुश कर देते हैं और बाद में पाकिस्तान उसी चीज़ को वापस यूज़ करता है वर्ल्ड मीडिया के सामने कि हमने तो उल्टा भारत के ही जेट्स हैं जिनको ख़त्म किया है यहाँ पे। इसका कल एक लाइव एग्जांपल देखा किस तरह से कि CNN को इंटरव्यू दिया डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के, और वहाँ पे जब CNN ने कहा कि आपके पास क्या सबूत है कि आपने जेट्स को गिराया है भारत के, तब उसने कहा कि सोशल मीडिया, भारत का सोशल मीडिया, हमारा नहीं, भारत के सोशल मीडिया में वहाँ पे बातें हो रही हैं, वहाँ पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, खुद ये बता रहे हैं कि हमारे जेट्स को गिरा दिया गया है। तो पाकिस्तान हमेशा इस तरह की चीज़ करता है कि आपके पास खुद एक मिस इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर रुक जाएगा। आप जब उसको आगे तक ले जाएंगे, उसको पुश करेंगे, उस पर अपनी फैक्ट चेकिंग करना शुरू करेंगे कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बाद में वहाँ से दोबारा से उसको अपने लिए यूज़ करेगा, आपके खिलाफ उसको यूज़ करने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के नाते ऐसी सिचुएशन जब भी देश में आती है तो आपको काम और कंपोज तरीके से काम करना है, बिहेव करना है, क्योंकि भारत के पास पर्याप्त मिनिस्ट्रीज़ हैं, पर्याप्त ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो डेडिकेटेडली IAS ऑफिसर, IES ऑफिसर्स यहाँ पे डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंसड है इस तरह की फैक्ट चेकिंग के लिए। उन्हें ये काम ऐसी सिचुएशन में करने दीजिए, आप इससे थोड़ा सा दूर रहिए। बाकी अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, और हमारी एक कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है टेलीग्राम पर, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी। उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो दी जाती हैं, काफ़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर की जाती है लगातार हर रोज़। साथ ही साथ आपको नोटिफिकेशन जो है वीडियोज़ के, नए वीडियोज़ के एपिसोड्स के, वो भी वहीं पर मिलते हैं। वहाँ पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ बातचीत करना चाहते हैं वहाँ पे हम बातचीत करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस एपिसोड की। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों शुरुआत होती है 1979 से। ये वो साल था जब हाफिज सईद पाकिस्तान से पहली बार अफगानिस्तान जाता है। अफगानिस्तान इसका जाना हुआ था एक टेररिस्ट ट्रेनिंग के लिए। मुजाहिद अब्दुल रसूल सैयफ की टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में अफगानिस्तान के अंदर हाफिज सईद पहुँचता है। 29 साल की करीबन उस समय इसकी उम्र थी, 29 ईयर्स की। यहाँ पहुँचने के बाद में कई दिन यहाँ पे रहा, जो भी इनकी टेररिस्ट ट्रेनिंग होती है उसको ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ इसकी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े पैलेस्टीन लीडर से, एक जिहादी से, जिसका नाम था अब्दुल्ला यूसुफ आज़म। अब्दुल्ला यूसुफ आज़म के बारे में काफ़ी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इंक्लूडिंग मोसाद
ये बताते हैं कि उसे ग्लोबल जिहाद का फादर कहा जाता है, यानी कि इस समय पर जो मॉडर्न इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है उसका फादर अब्दुल्ला यूसुफ आज़म को कहा जाता है। तो यही अब्दुल्ला यूसुफ आज़म मिला था हाफिज़ सईद से 1979 में जब ये पहुंचा था अफगानिस्तान। वहाँ मिलने के बाद में यूसुफ आज़म जो था उसकी बहुत नज़दीकियाँ थी उसामा बिन लादेन से। लादेन के वो साथ में रहता था और साथ ही साथ वहाँ पे लादेन से मिलवाने वाला भी हाफिज़ सईद को अब्दुल्ला यूसुफ आज़म था। 1980s की बात बताई जाती है जब हाफिज़ सईद, अब्दुल्ला यूसुफ आज़म और उसामा बिन लादेन ये तीनों एक साथ ही पाकिस्तान में रह रहे थे और वहाँ पे काम करते थे, अलग अलग जो ट्रेनिंग थी उसको भी किया करते थे। और यही कारण था कि हाफिज़ सईद और लादेन की भी जो नज़दीकियाँ थी वो भी लगातार बढ़ी और इसके पुख्ता सबूत मिले थे यूएस को एबटाबाद कंपाउंड से, जहाँ पे लादेन को मारा गया था। तो खैर ये 1987 की बात बताई जाती है जब अब्दुल्ला यूसुफ आज़म ने हाफिज़ सईद को एक टास्क दिया और उससे कहा कि पाकिस्तान जाके तुम्हें मरकज़ दवा वल इरशाद नाम से एक फाउंडेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाना है और वहाँ पे जाके मुरीद के में पाकिस्तान के लाहौर के पास में, वहाँ पे तुम इस काम को करोगे। 2 साल के बाद 1989 आता है और हाफिज़ सईद ने अब्दुल्ला आज़म के साथ और साथ में प्रोफेसर ज़फ़र इकबाल के साथ में ISI के पूरे कंट्रीब्यूशन में फंडिंग जो आई थी वो सऊदी अरेबिया से थी, मिडल ईस्ट से थी और ख़ासकर उसामा बिन लादेन की काफ़ी सारी फंडिंग जो थी वो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में लगी। और फाइनली ये 1989 की बात है जब मरकज़ दवा वल इरशाद को मुरीद के में बना दिया जाता है 30 किलोमीटर लाहौर से। इस लोकेशन पर इसे शुरुआत की जाती है इस ऑर्गेनाइजेशन की और इसकी एक आर्म्ड विंग बनाई जाती है, यानी कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसकी बनाई गई जिसका नाम था लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा को शुरुआत इसकी कर दी गई थी हाफिज़ सईद के द्वारा। यही वो समय था जब पूरा फोकस जो था वो हाफिज़ ने और लश्कर ने अपना शिफ्ट कर लिया था अफ़गानिस्तान से सीधा कश्मीर पर। शुरुआत यहाँ से कर दी गई थी और यही वो सेम टाइम था, अगर आप लोगों को याद होगा, अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कश्मीर में इंसर्जेंसी जो थी उसका पीक जो था वो यहीं से आने लगा था इसी समय। उसामा का हाई इन्वॉल्वमेंट देखा गया था शुरुआत से ही लश्कर-ए-तैयबा के साथ में, हाफिज़ सईद के साथ में, क्योंकि 2000 में साल 2000 आता है और करीबन 10 मिलियन रुपए जो थे ये दिए गए थे, 10 मिलियन रुपए हाफिज़ सईद को। किस काम के लिए कि मरकज़ दवा वल इरशाद जो है वहाँ पे उस पूरे एरिया में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में तुम्हें 2 और बिल्डिंग बनानी है, जो कि पहली बिल्डिंग होगी एक मस्जिद की और दूसरा होगा एक गेस्ट हाउस। इसके लिए करीबन 10 मिलियन रुपए यहाँ दिए गए हाफिज़ सईद को उसामा बिन लादेन के द्वारा। और फाइनली इन रुपए से बाद में ये जो मरकज़ था इसको 200 एकड़ में करीबन फैलाया जाता है। ये 200 एकड़ में पूरा फैला था। इसमें एक मस्जिद थी, एक गेस्ट हाउस था, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स थे, फिश फार्म था, साथ ही साथ में एग्रीकल्चर ट्रैक्स थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई गई और लश्कर-ए-तैयबा एक तरह से उसका हेडक्वार्टर ये बिल्डिंग पूरी बन चुकी थी। और फाइनली इसको नाम भी यहाँ पे इस हेडक्वार्टर को दे दिया गया था एक नया, जिसमें अब इसे कहा जाने लगा था मरकज़ तैयबा। लेकिन 9/11 अटैक के बाद में यूएस ने लश्कर-ए-तैयबा को, जो कि मरकज़ दवा वल इरशाद का एक आर्म्ड आउटफिट था, उसको टेरर ग्रुप घोषित कर दिया। पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी बनाया। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने 2002 में LET को, लश्कर-ए-तैयबा को बैन भी कर दिया था, लेकिन स्टिल वो आज तक यहाँ से ऑपरेट कर रहा था पाकिस्तान से। आप ये सोचिए किस तरह पाकिस्तान पनाह देता है आतंकवादियों को, और अब तो ये सबके सामने एक्सपोज हो चुका है। खैर 2002 में बैन करने के बाद में मरकज़ दवा वल इरशाद के ऊपर भी सवाल उठे थे और तभी इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना नाम चेंज करके जमात-उद-दवा कर लिया था। लेकिन स्टिल ये यहीं से, इसी फैसिलिटी से, इसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इसी फैक्ट्री से, जो जिसको कहा जाता था मरकज़ तैयबा, यहीं से ही ऑपरेट करते थे, सेम लोकेशन से लगातार अपना काम जारी रखा था। तो ये बात हुई लश्कर-ए-तैयबा की। अब आते हैं जैश-ए-मोहम्मद पर। ये सेम अराउंड इसी साल की बात है, साल 2000 में, जब जैश-ए-मोहम्मद का फॉर्मेशन हुआ, वो बना और उसके साथ में उसने अपना एक मरकज़ बनाया, जो एक आतंकवादी फैक्ट्री होती है उसको बनाया गया था, जिसका नाम रखा गया था मरकज़ सुबहानल्लाह। इसके पीछे की पूरी कहानी ये थी कि जैश-ए-मोहम्मद का ये चीफ टेररिस्ट मौलाना मसूद अज़हर भारत की जेल में बंद था जम्मू कश्मीर में। यहाँ से इसकी रिहाई किस तरह से कराई गई थी आप सभी जानते हैं। कंधार हाईजैकिंग की गई प्लेन की, नेपाल से दिल्ली आने वाला था एक विमान, हाईजैकिंग की जाती है, 3 टेररिस्ट को हमें छोड़ना पड़ा। उसमें 1999 में, यानी कि 1 साल पहले ही, साल 2000 से मसूद अज़हर को छोड़ दिया गया था। अगले ही साल पाकिस्तान जाते ही इसने जैश-ए-मोहम्मद को बनाया और इसके साथ ही बहावलपुर में पाकिस्तान के, यानी कि ये जो कराची तुर्कम हाईवे है NH5, उस पे कराची मोड़ पर बहावलपुर में एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा आतंकी फैक्ट्री का निर्माण करना शुरू किया जिसका नाम आगे जाके मरकज़ सुबहानल्लाह पड़ा। तो ये इसने यहीं से 2000 में बनाना इसको शुरू कर दिया था। अच्छा, इसके बारे में आपको बता दें कि शुरुआती जो फंडिंग थी वो अल रहमान ट्रस्ट, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का ही बाद में एक ट्रस्ट बना है, जिसको पहले पाकिस्तान की सरकार ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसको फंड्स दिए। उसके अलावा जो डोनर्स थे वो गल्फ़ कंट्रीज से भी काफ़ी सारे आए थे जब 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये सारी चीज़ें, और बहावलपुर में इस आतंकवादी
फैक्ट्री को बनाना शुरू कर दिया था। मसूद अजहर के साथ में 2011 में इसका जो नाम था इस आतंकवादी फैक्ट्री का, इसका नाम चेंज करके मरकज सुभान अल्लाह कर दिया गया था। पहले इसका नाम हुआ करता था उस्मान अली कैंपस, या फिर इसको कहा जाता था जामिया मस्जिद सुभान अल्लाह। तो ये दो नाम इसके रहा करते थे, लेकिन 2011 में ये नाम चेंज करके मरकज सुभान अल्लाह हो गया। खैर, आपको इसके बारे में इस फैक्ट्री के बारे में आतंकियों की एक बात बताई जाए। पाकिस्तान आर्मी कैंटोनमेंट के यानी पाकिस्तान के 31 कॉर्प्स के हेडक्वार्टर से बहुत ही नज़दीक ये फैक्ट्री है आतंकियों की, मरकज सुभान अल्लाह। हाँ, इसकी जो लोकेशन है वो वहाँ पे है। इससे साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान आर्मी का भी इन्वॉल्वमेंट था, साथ ही साथ में ISI का भी एक टैक्टिक सपोर्ट जो है वो लगातार मरकज सुभान अल्लाह को मिल रहा था, यानी कि मसूद अजहर को, जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट को मिल रहा था। साल 2012 में इस मरकज़ को ट्रांसफॉर्म किया गया। इसमें कई चीज़ें ऐड की गई। 15 से 18 एकड़ के करीबन एरिया को फैलाया गया, जिसमें ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए। इंडोक्ट्रिन टेररिस्ट की करने के लिए, यूथ की करने के लिए उसको वहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स बनाया गया। साथ ही साथ में कई सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ बनाई गई। एक तो सबसे पहली चीज़, एक बहुत बड़ी सेंट्रल मॉस्क थी, इसमें एक मस्जिद हुआ करती थी, मदरसा था जिसमें करीबन 600 आतंकवादी रह सकते थे। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ के लिए आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिनेशन के, वेपन हैंडलिंग के कई सारे ऐसे रूम्स बनाए गए, ऐसे एरियाज़ बनाए गए जहाँ पे ये लोग कॉम्बैट स्किल्स के लिए आतंकवादियों को, यूथ को रेडिकलाइज करते थे, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। जिम्नेजियम बनाया गया 2018 में। अब आप सुनिए, स्विमिंग पूल बनाया गया इस फैसिलिटी के अंदर ही डीप डाइविंग कोर्सेज़ के लिए 2018 के अंदर। घोड़ों के अस्तबल, जो अस्तबल होते हैं वो बनाए गए। राइडिंग ग्राउंड्स बनाए गए 2022 में। और इसी के साथ अल हिजामा यानी कि जो प्रेशर कप्स होते हैं, प्रेशर कपिंग टेक्निक, तो इस ट्रीटमेंट के लिए भी सेंटर बनाया गया यहाँ पे 2019 में। इस तरह से 15 से 18 एकड़ के बीच में फैली हुई ये पूरी फैक्ट्री थी टेररिस्ट की, जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बाद में ये टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद के आके अलग अलग जगह भारत में अटैक किया करते थे। लेकिन इन अटैक्स के बारे में आपको भी बताएंगे। पहले एक और फैक्ट्री है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। अगली जो आतंकियों की फैसिलिटी या आतंकियों की फैक्ट्री, उसका नाम है महमूना जोया। ममूना जोया हिजबुल मुजाहिदीन की एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जिसको कहा जा सकता है, या उसका हब कहा जा सकता है। देखिए, जैश ए मोहम्मद की बात हो गई, लश्कर तैयबा की बात हो गई, हिजबुल कैसे पीछे रह जाएगा। हिजबुल मुजाहिदीन की एक टेररिस्ट ट्रेनिंग फैक्ट्री बनाई गई, यही समय था साल 2000 के आसपास में। 1989 में करीबन हिजबुल मुजाहिदीन को बनाया गया था मोहम्मद एहसान डार के सपोर्ट के साथ में। साथ ही साथ उसको सपोर्ट पूरा मिल रहा था ISI से। हिजबुल मुजाहिदीन को बना दिया गया था, और क्या एम रखा गया था कि जम्मू कश्मीर को मर्ज किया जाएगा पाकिस्तान के साथ में जिहादिस्ट ऑपरेशन के थ्रू। ISI ने इस वजह से हिजबुल मुजाहिदीन को यहाँ पे बनाया था। अर्ली 2000 में जब ये सेम जैश ए मोहम्मद और लश्कर की जो मरकज़ बने हैं, आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप बने हैं, सेम इसी समय पर हेड मराला एरिया सियालकोट में करीबन 12 से 18 किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से इस फैसिलिटी को शुरू कर दिया जाता है, इस आतंकी फैक्ट्री को शुरू कर दिया जाता है। शुरुआत में इसका जो नाम ये जो था महमूना जोया जो नाम रखा गया, कई लोगों को ऐसा लगा, इंटेलिजेंस में भी कई लोगों को ऐसा लगा कि किसी स्पेसिफिक शख्स के ऊपर या किसी लेडी या किसी शख्स के ऊपर ये नाम रखा गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके लिए बताया जाता है कि ये बेसिकली इसका अर्थ जो है उसको समझा जाए तो ब्लेस्ड लाइफ, मतलब महमूना जोया फैसिलिटी को ये कहते हैं ब्लेस्ड लाइफ फैसिलिटी। जो भी यहाँ पे आएगा तो वो एक जन्नत के तरफ जाने वाला है, और यही जो ये लोग अपने ब्रेन वॉशिंग में बताते हैं अपने यूथ को रेडिकलाइज करने के टाइम पर। तो इस तरह से इस फैसिलिटी का इन्होंने नाम रखा था। शुरुआत जब इसको किया गया था, इस फैक्ट्री को, महमूना जोया को, तो एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह कई सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ये दिखाते हुए कि यहाँ पे हॉस्पिटल है, ये लोगों के इलाज के लिए यहाँ पे काम किया जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर पूरा एक हब था HM ऑपरेटिव्स का। हिजबुल मुजाहिदीन के ऑपरेटिव्स यहीं से काम करते थे, यहीं से लोगों को, नए यूथ को रेडिकलाइज करते थे। इस पूरी फैसिलिटी को चलाता था मोहम्मद इरफान टांडा। इरफान टांडा के बारे में आपको बताएं, कमांडर हिजबुल मुजाहिदीन का, इस पूरी फैसिलिटी को अभी भी चला रहा था। इन्वॉल्व था कई सारे जम्मू कश्मीर में, स्पेसिफिक जम्मू रीजन के अंदर कई सारे अटैक्स करने में। यानी कि आप अगर देखें तो 1995 में जनवरी के महीने में एक अटैक किया गया था मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी, करीबन 50 लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। उसमें टांडा का ही पूरा नाम था। इसके ऊपर कई सारे केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर भी हैं, टेरर केसेस रजिस्टर्ड। 2010 तक आते आते महमूना जोया जो फैसिलिटीज़ थी उसने भी अपने जो एरिया था उसको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। उसमें कई चीज़ें इन्होंने फिर से खोल दी थी, वेपन ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए थे, इसी तरह की जो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन फैसिलिटी है उसको ओपन कर दिया था। लॉजिस्टिकल प्लानिंग ये लोग अब यहाँ से करने लगे थे।
महमूना जोया को हब कहा जाता है हिजबुल मुजाहिदीन का। मेजर अटैक्स यहीं से प्लान किए गए हैं। खासकर जब भी प्लानिंग का फाइनलाइज किसी को करना होता था तब यहाँ से इस फैसिलिटी से हिजबुल मुजाहिदीन अपनी करता था। चाहे आप पठानकोट 2016 एयरबेस अटैक ले लीजिए, उसमें भी यहीं से किया गया था। चाहे आप ले लीजिए बुरहान वानी के द्वारा लगातार जो किलिंग्स की गई थी 2016 में, उनको बुरहान वानी के मारे जाने के बाद में ये बताया जाता है कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन ने कई सारे नए रिक्रूट्स को आतंकी संगठनों में भर्ती करना शुरू किया था। और उसका मेन जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकी होते थे उनको रिक्रूट करने के लिए एक क्रिटिकल मोड रिक्रूटमेंट ड्राइव जो थी वो महमूना जोया से चलती थी। साथ ही साथ नए जितने भी मिलिटेंट थे उनकी ट्रेनिंग भी यहीं पे होती थी, यानी जो भी टेररिस्ट थे नए उनकी सबकी ट्रेनिंग यहीं पे हुआ करती थी। इसके अलावा इस फैसिलिटी की दो और ख़ास बात ये थी कि ये दोनों के साथ काम करती थी, जैश ए मोहम्मद के साथ भी और लश्कर तैयबा के साथ भी। आप देखिए पठानकोट 2016 जो एयरबेस अटैक है, इसमें जैश ए मोहम्मद के साथ कोलैबोरेट किया था हिजबुल मुजाहिदीन ने। इसी आतंकी फैक्ट्री को महमूना जोया को यूज़ किया गया था उसके लिए, सियालकोट। इसके अलावा लश्कर तैयबा के साथ में क्या करती थी, जो भी इन्फिल्ट्रेशन है, इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर में पीओके के थ्रू दाखिल होना, भारत में दाखिल होना, स्मगलिंग वेपन्स की करना, किस तरह से क्या क्या जो ड्रोन के थ्रू ये लोग वेपन्स गिराते थे उसका भी पूरा यहाँ से काम चलता था। और साथ में लश्कर तैयबा के साथ में जितने भी जो ऑपरेशंस उसके होते थे उसमें भी कई बार देखा जाता था कि ट्रेनिंग जो है लश्कर के रिक्रूट्स की यहाँ पे हो रही है महमूना जोया में। तो ये पूरी तरह 3 ऐसे सबसे बड़े टेरर फैक्ट्रीज थी जिनको पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में पाकिस्तान की ISI के सपोर्ट के साथ ऑपरेट किया जा रहा था। लेकिन अब इन्हें ख़त्म कैसे किया गया है उस पर बात करें, इससे पहले आपको बताएंगे कि क्या क्या अटैक्स भारत के ऊपर इन तीनों जगहों से किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आपके लिए स्टडी IQ के सारे कोर्सेज हैं, सारे बैचेज हैं। इन्हें देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जो लिंक दिया है उस पर भी क्लिक करके इन्हें ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपका एक नंबर जो यहाँ पर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आपकी अगर कोई क्वेरी उसको पूछ सकते हैं। आप भली बात ये जानते होंगे कि स्टडी IQ आपकी इस जर्नी को, तैयारी को मजबूत भी बनाता है, आसान भी बनाता है, टॉप फैकल्टीज़ के साथ, भारत की बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ। और आपकी इस तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हमेशा तत्पर है यहाँ की पूरी टीम। सारे फैकल्टीज़ आपके लिए यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्रॉस करें, उसे आसान आपके लिए किस तरह से बनाया जाए। तो ये सारे जो कोर्सेज बैचेज आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी परचेज करिए। और जो प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है उस पर भी सबसे बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए VJ लाइव, ये जो कोड दिख रहा है वो लगाइएगा। VJ लाइव कोड लगाते ही ना सिर्फ आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाते हैं, आसान बनाते हैं, बल्कि हमारी बेस्ट विशेज़ आपको मिलती हैं। अब शुरुआत करते हैं अपने एपिसोड की। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब तक आपने सुना कि कैसे ये तीनों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बनी, इनके जो मरकज़ हैं, जो इनकी टेरर फैक्ट्रीज़ हैं, वो कैसे ऑपरेट करती हैं, कहाँ से करती हैं। अब बात करते हैं कि इन टेरर फैक्ट्रीज़ से कितने अटैक भारत के ऊपर हुए हैं, किस तरह से इन लोगों ने भारत पर अटैक किया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे लश्कर तैयबा की। लश्कर तैयबा का ये जो मरकज़ तैयबा है, जिसे अभी ख़त्म किया गया है इस स्ट्राइक में भारत के द्वारा, ऑपरेशन सिंदूर में, इसमें सबसे बड़ा एक रोल प्ले करता था अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की जो था वो हाफिज़ सईद का साला था, उसका ब्रदर इन लॉ था, और बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता था लश्कर तैयबा की पूरी हायरार्की में। ये यहाँ से ही ऑपरेट करता था। और पिछले साल ही अब्दुल रहमान मक्की की मौत हुई है, उसकी हार्ट अटैक से उसका वो ख़त्म हुआ है पूरी तरह से। अगर वो यहाँ पे होता तो हो सकता है मारा जाता इस स्ट्राइक के अंदर, क्योंकि उसका रहना जो था वो मरकज़ तैयबा के अंदर ही होता था। अब्दुल रहमान मक्की के बारे में आपको बता दें, उसको पॉलिटिकल अफेयर्स का इस लश्कर तैयबा की हेड बना दिया गया था। उस विंग को लीड करता था, फॉरेन डिपार्टमेंट को लीड करता था। यानी कि हास्यास्पद बात यह है कि ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के भी इस तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो खैर, जब से इसने काम शुरू किया था लश्कर तैयबा के अंदर अब्दुल रहमान मक्की ने, हाफिज़ सईद की देखरेख में, तब से ही भारत के ऊपर सबसे बड़े अटैक्स जो थे उनको प्लानिंग इसने शुरू कर दी थी। उनकी प्लानिंग जो थी वो इस तरह से हुई थी कि साल 2000 में ही, जब सबसे ज़्यादा इंसर्जेंसी, सबसे ज़्यादा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ चुकी थी, भारत के ऊपर लगातार हमले हो रहे थे, उसमें सबसे पहला एक तरह से ये हमला किया गया था लश्कर तैयबा के द्वारा 22 दिसंबर 2000 को। साल 2000 को लश्कर तैयबा के 6 टेररिस्ट राजधानी दिल्ली में पहुंच जाते हैं और सीधा रेड फोर्ट पर अटैक कर देते हैं। रेड फोर्ट पर ये जो अटैक था, इसने थ्रेट परसेप्शन को चेंज कर दिया था भारत के सामने, कि कोई आतंकी संगठन किस हद तक जाके अटैक कर सकता है, राजधानी के ऊपर हमला हो रहा है। और ये पार्लियामेंट अटैक से भी पहले था। तो साल 2000 में 22 दिसंबर को अटैक किया रेड फोर्ट के ऊपर। हमारे 6 जवान जो थे वीरगति को प्राप्त हुए, एक सिविलियन की भी मौत हुई थी इसमें। ये जो पूरा अटैक था रहमान मक्की ने ही प्लान किया था, और वो भी कहाँ से, मरकज़ तैयबा से। पाकिस्तान के अंदर जो मुरीद के में इनका मरकज़ तैयबा है, वहीं से इसको प्लान किया गया था और वहीं से ये सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग लेकर आए थे। इसके बाद आते हैं 7 मई 2006।
7 मई 2006 को एक आईईडी एक्सप्लोजन हुआ हैदराबाद के ओडियन थिएटर में। यहाँ पे इस एक्सप्लोजन में 4 लोगों की जो डेथ है वो हुई थी। इसमें ही मक्की का नाम सामने आया था और ये सारे टेररिस्ट भी जो थे जिन्होंने ये प्लान किया था, यहाँ पे ऑपरेट किया था, वो भी पाकिस्तान के मुरीद के उसी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से थे जो कि ऑपरेट करता था अब्दुल रहमान मक्की और हाफिज सईद। मरकज़ तैयबा यहीं से आए थे ट्रेनिंग लेकर। इसके 2 साल के बाद में 1 जनवरी साल 2008 रामपुर में अटैक किया गया। 5 लश्कर तैयबा के ट्रेंड टेररिस्ट मरकज़ तैयबा के पाकिस्तान से पहुंचते हैं, सीधा सीआरपीएफ कैंप पर अटैक किया गया रामपुर में, जहां पे हमारे 7 सीआरपीएफ के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। एक रिक्शा वाले भी थे जिनकी मौत हुई इस पूरे अटैक में। AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स लेके ये लोग यहाँ पे घुसे थे इस पूरे रामपुर में सीआरपीएफ कैंप के अंदर। और ये जो अटैक जब इन्होंने किया है, इसके करीबन 10 महीने के बाद ही एक सबसे बड़ा अटैक भारत के ऊपर ये प्लान करने लगे थे और इसको अंजाम भी एक तरह से दे ही दिया था। साल 2008 26/11 के हमले की हम बात कर रहे हैं। मरकज़ तैयबा में ही ट्रेनिंग लिया हुआ, ट्रेनिंग जो इसकी शुरुआती ट्रेनिंग जो थी, दौराए रिब्बत 2nd या 3rd फेज़ की ट्रेनिंग जो होती है किसी टेररिस्ट की, अजमल कसाब की हम बात कर रहे हैं। अजमल कसाब ने मरकज़ तैयबा में ही दौराए रिब्बत की यानी कि इंटेलिजेंस ट्रेनिंग ली पाकिस्तान में, पाकिस्तान ISI के गाइडेंस में। और इसके साथ ही इसके अलावा इस अटैक में डेविड कोलमैन हेडली जो था, जब उसका भी लगातार आना जाना चलता था 2006 से 2008 तक भारत और पाकिस्तान, जब वो डिस्गाइज में एक तरह से कवर में यहाँ पे रह रहा था मुंबई के अंदर, पूरी रेकी कर रहा था, तब वो लगातार सीधा मरकज़ तैयबा में ही जाता था मुरीद के, और वहीं पे जाके ये जो लश्कर तैयबा का टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है वहीं पे अपनी सारी ट्रेनिंग लेता था। तो यही ट्रेनिंग कैंप था जहाँ पे 1000 करीबन एनुअली जो टेररिस्ट थे वो आते थे, अपनी ट्रेनिंग करते थे। इसी में डेविड कोलमैन हेडली भी था, इसी में अजमल कसाब था। और बाद में इन्होंने क्या किया है, 26/11 आतंकी हमला, 10 लश्कर तैयबा के ट्रेन टेररिस्ट यहीं से पहुँचे सीधा मुंबई सी रूट के थ्रू। 175 लोग भारत के वीरगति को प्राप्त हुए, उनको एक तरह से यहाँ पे उनकी जान गई। 300 लोग करीबन इसमें घायल हुए थे। तो ये पूरा जो अटैक था ये भी यहीं इसी फैसिलिटी से प्लान किया गया था। अब आते हैं जैश ए मोहम्मद पर। जैश ए मोहम्मद के जो अटैक्स थे, और जो जैश ए मोहम्मद की बहावलपुर की जो एक टेरर फैक्ट्री है मरकज़ सुबहान अल्लाह, वहाँ से जो अटैक प्लान किए गए थे, उनकी अगर बात करें तो देखिए, मसूद अज़हर इसका फाउंडर, उसके साथ में मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ असगर एक ऑपरेशनल कमांडर, और साथ ही साथ में मौलाना अम्मार जो कि डिप्टी लीडर जिसको कहा जाता है जैश ए मोहम्मद का। ये तीनों ने मिलकर इस संगठन को स्टार्ट किया था, शुरू किया था, और मरकज़ सुबहान अल्लाह से ही ऑपरेट करते थे, यहीं पे ट्रेनिंग दी जाती थी सभी को। लेकिन साल 2000 में ही 19 अप्रैल में सबसे पहली बार जैश ए मोहम्मद ने अपना एक एंट्री जो थी, उसका अराइवल एक तरह से कहें, उसको मार्क कर दिया था कश्मीर के अंदर। और ये पहली कश्मीर में इस तरह की सुसाइड बॉम्बिंग की गई थी। पहली सुसाइड बॉम्बिंग थी कश्मीर की 19 अप्रैल साल 2000। जैश ए मोहम्मद ने क्या किया कि एक टेररिस्ट को, जिसको यहीं से मरकज़ सुबहान अल्लाह से ही शुरुआत में ही इसको ट्रेन करके भेजा जाता है आगे, और ये जो टेररिस्ट था ये करीबन 17 साल का एक लड़का था। 17 साल के एक लड़के को मारुति कार दी जाती है, उसमें उसको बिठाया जाता है, उस मारुति को आईईडी से लोड किया गया था एक्सप्लोसिव से, और इसको सीधा भेज दिया जाता है हेडक्वार्टर्स में इंडियन आर्मी के 15 कॉर्प्स के श्रीनगर में हेडक्वार्टर भेज दिया जाता है। लेकिन गेट पर ही प्री मैच्योर ब्लास्ट होता है और ये जो लड़का था 17 साल का वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। कोई भी कैजुअलिटी यहाँ पे नहीं हुई थी। लेकिन अभी जैश ए मोहम्मद रुकने नहीं वाला था। इसने इसी साल में करीबन 8 महीने के बाद में दिसंबर में 2025 दिसंबर को एक और अटैक किया। दूसरा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक था जो कि कश्मीर में हुआ था। इसमें इस बार इन लोगों ने एक 24 साल के ब्रिटिश सिटीज़न को यूज़ किया था। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी विदेशी को भी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। एक ऐसा ब्रिटिश सिटीज़न था जिसको यूज़ किया गया यहाँ पे, उसको भी सुसाइड बॉम्बर बनाया गया। सेम उसी तरह की एक मारुति कार में बैठाया गया और फिर से 15 कोर के जो हेडक्वार्टर है श्रीनगर में इंडियन आर्मी का, वहाँ पे इसको भेज दिया गया। 11 लोगों की यहाँ पे जान गई थी इस पूरे अटैक में और कई लोग इंजर्ड हुए थे। ये जो अटैक था इसके बारे में जैश ए मोहम्मद ने, क्योंकि मसूद अज़हर का आपको पता होगा कि ये जब टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप में खुद गया था अफ़गानिस्तान, तब इसे एक ट्रेनिंग वहाँ पे दी नहीं गई थी, क्योंकि 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही इसने पूरी तरह से 2 हफ्ते के अंदर ही ये ख़त्म हो चुका था इसके मोटापे की वजह से और दूसरी चीज़ों की वजह से ये ट्रेनिंग कर ही नहीं पाया। तो बाद में इसका जो ग्रोथ हुआ है मसूद अज़हर का, वो इस तरह से हुआ था कि ये एक प्रीचर बन गया था। ये एक तरह से लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, स्पीच अच्छी खासी देने वाला आदमी बन गया था और वही इसने करते करते ये जो आतंकी पूरा इसका स्ट्रक्चर था इसको बनाया था। तो ये मैगजीन्स बहुत सारी निकालता था। इस अटैक के बारे में जब, क्योंकि इनका पहला एक सक्सेसफुल अटैक था
इसके बारे में जर्ब ए मोमिन में पब्लिश किया गया था। जैश ए मोहम्मद की एक मैगजीन, एक पब्लिकेशन जर्ब ए मोमिन में इस अटैक को पब्लिश भी किया गया था, उसको प्रोफाइल किया गया था। खैर, एक साल के बाद में एक बार फिर जैश ए मोहम्मद ने 2001 में 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर अटैक किया। ये बहुत बड़ा अटैक था क्योंकि 3 जैश ए मोहम्मद के ट्रेंड सुसाइड बॉम्बर्स, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी मरकज़ सुबहानअल्लाह में पाकिस्तान के बहावलपुर के अंदर, इन्हें भेजा जाता है। इस बार भी एक कार बॉम्ब का यूज़ करने वाले थे और ये कार बॉम्ब सीधा लेजिस्लेटिव असेंबली में श्रीनगर में जाके वहाँ पे इसको ब्लास्ट करते हैं। इस ब्लास्ट में ये डेटोनेट जब किया गया तो यहाँ पे डेटोनेट तो हुआ ही, साथ ही साथ में गन फायरिंग भी हुई, यानी कि गोलीबारी दोनों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके बीच में 38 लोगों की करीबन यहाँ जान गई थी। हमारे सिक्योरिटी पर्सनल भी थे उसमें, सिविलियंस भी थे। सिक्योरिटी पर्सनल वीर गति को प्राप्त हुए, सिविलियंस की मौत हुई थी 38 लोगों की। आप देखिए, इसके अलावा बहुत सारे इंजर्ड भी थे। तो जैश ए मोहम्मद भी बहुत तेज़ी से बड़े बड़े अटैक जो थे भारत पर किए जा रहा था और इन्हीं सारे फैक्ट्रीज से अपनी पाकिस्तान में, जहाँ वो इन लोगों को ट्रेन करता था। इसके बाद करीबन 2 महीने के बाद में दिसंबर 13 दिसंबर 2001, आप सभी को ये डेट और ये साल याद होगा, दिल्ली पर एक बार फिर से, यानी 2000 में तो करा ही था इन्होंने रेड फोर्ट पर अटैक, इस बार फिर से दिल्ली को निशाना बनाया गया था और इस बार निशाना था पार्लियामेंट, भारत का संसद भवन। इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर 5 आतंकवादियों ने जैश ए मोहम्मद की, और साथ ही साथ इसमें ये जॉइंट इन्होंने किया था ऑपरेशन, क्योंकि लश्कर तैयबा के भी कुछ आतंकवादी थे। सिक्योरिटी को ब्रीच किया, इंडियन पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का लेबल इनके पास में था, एक फेक होम मिनिस्ट्री का लेबल, उसको लगा के अपनी गाड़ी पे 5 आतंकवादी आए, फायरिंग शुरू कर दी लोगों के ऊपर, सिक्योरिटी पर्सनल्स के ऊपर। जो फायरिंग हुई, 100 पॉलिटिशियन अंदर थे प्रेजेंट उस समय पर जब ये पूरा संसद पर हमला हुआ है। उनको हॉस्टेज बनाने का इनका पूरा प्लान था। सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी भी उसमें मौजूद थे। लेकिन जो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए करीबन 9 ऐसे लोग, जिसमें 6 दिल्ली पुलिस के पर्सनल्स थे, 2 पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, पैरामिलिट्री सर्विस के थे, पार्लियामेंट्री सर्विस सिक्योरिटी के मेंबर भी थे। तो ये जो थे ये यहाँ पे वीर गति को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा 5 आतंकवादियों को जैश के हमने यहाँ पे मार दिया था। ये सारे के 5 जो थे, इन्हीं फैसिलिटीज़ से जो मरकज़ सुबहानअल्लाह और मरकज़ तैयबा है पाकिस्तान के मुरीद के और बहावलपुर, यहीं से ट्रेनिंग लेकर आते थे। इसके अगले साल सितंबर 2002, 24 सितंबर का दिन था, अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला होता है अहमदाबाद में। अक्षरधाम के ऊपर जो हमला हुआ उसमें 2 जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के बहावलपुर से ट्रेनिंग लेकर आए थे, अशरफ अली मोहम्मद फारूक और फारिज और हाफिज़ यासीन। ये 2 जो लोग थे, इन्होंने हैंड ग्रेनेड और ऑटोमेटिक वेपन से हमला किया। खैर बाद में एनएसजी ने आके यहाँ पे दोनों को न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन 31 लोगों की जान गई थी इस अटैक के अंदर। लगातार आप अटैक्स अगर देखें और कैजुअलिटीज़ को देखें तो ये आपने देखा होगा कि जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इंडियन आर्मी की ऑपरेशन सिंदूर के बाद, बताया गया है डिटेल में कि किस किस तरह से कब से लेकर कब तक इन लोगों ने हमारे ऊपर अटैक किए हैं और अब तक हम चुप थे। लेकिन पहलगाम के बाद में इनको जवाब देना ज़रूरी था। खैर, ये सारे अटैक थे। इसके बीच में 2014 से 15 के बीच में तो हमने बहुत सारे अटैक्स देखे, जिसमें हंडवारा में अटैक देखा, पुलवामा अटैक देखा, हमने कठुआ में अटैक देखा, सांबा अटैक देखा, कई सारे ऐसे, पंपोर था और पठानकोट अटैक था, उरी अटैक था। ये सारी चीज़ें इन्होंने करी। पठानकोट अटैक की अगर बात करें तो 2016 2 जनवरी का दिन था, पठानकोट एयरबेस पर अटैक किया गया। ये जो जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी थे, मसूद अज़हर और उसके भाई अब्दुल रौफ असगर ने इस पूरे अटैक को प्लान किया था। इंडियन एयरफोर्स के बेस पर पठानकोट में यहाँ पे अटैक किया गया। हमारे 7 सिक्योरिटी पर्सनल वीरगति को प्राप्त हुए, जवान हमारे 7 वीरगति को प्राप्त हुए इसमें। और ये जो था, इस अटैक के बाद इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था एक पूरे ओवरऑल डे ऑपरेशन में। तो एक दिन में इसको ख़त्म भी कर दिया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा अटैक इसको माना गया उस समय का। और इसके करीबन 8 महीने के बाद में एक बार फिर इन लोगों ने अटैक किया, सेम इसी फैसिलिटी से। ये जो बहावलपुर का ट्रेनिंग इनका कैंप था, कुछ आतंकवादी आए, जिसमें बताया जाता है करीबन जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादी थे जो कि आए 2016 18 सितंबर की ये बात है। उरी आर्मी कैंप अटैक जिसको कहा जाता है, उरी आर्मी कैंप अटैक में हमारे जो जवान थे, जो हमारे ऑफिसर्स थे, वो सो रहे थे। सुबह की ये बात है, आधी रात में इन्होंने अंदर, ये जो आतंकवादी थे, घुसते हैं इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, उरी के पास ये हेडक्वार्टर था। यहाँ पे जैसे ये घुसते हैं, 17 ग्रेनेड कम से कम इनके द्वारा फेंके गए, फायरिंग की गई। 3 मिनट के अंदर 17 ग्रेनेड फेंके गए। सोए हुए जो हमारे सोल्जर्स थे, ऑफिसर्स थे इंडियन आर्मी के, उनके टेंट्स में आग लगा दी गई। और इसके बाद में हमारे जो जवान थे
20 हमारे ऐसे जवान थे जो कि वीरगति को प्राप्त हुए थे यहाँ पे सारे अटैकर्स को, लेकिन इनको जैश ए मोहम्मद के हमने मार दिया था, ख़त्म कर दिया था। सेम इसी तरह का अटैक इन्होंने 2 महीने के बाद में 29 नवंबर 2016 में नगरोटा आर्मी कैंप में भी किया था। वहाँ पे भी हमारे जवान थे वो वीरगति को प्राप्त हुए थे और 4 ऐसे जवान थे वीरगति को प्राप्त हुए, बाकी बहुत बड़ी मात्रा में इंजर्ड हुए थे। ये अटैक्स जो थे वो लगातार ही चल रहे थे दोस्तों, लेकिन इसके बाद आया एक बहुत बड़ा अटैक जो इन्होंने 2 साल के बाद में किया, करीबन 3 साल के बाद में किया, 2019 में फरवरी के महीने में, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक की हम बात करें, पुलवामा सुसाइड बॉम्बिंग अटैक। जैश ए मोहम्मद का एक सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार, जिसको बहावलपुर में ही ट्रेन किया गया था, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये सभी उसको भली भांति जानते थे। एक आईईडी एक्सप्लोसिव लेडन व्हीकल में उसको बिठाया जाता है। 38 व्हीकल हमारे सीआरपीएफ के, करीबन 2500 हमारे सीआरपीएफ के जवान थे जो कि आ रहे थे जम्मू श्रीनगर हाईवे पर, वहाँ पे इस गाड़ी को टकराया जाता है और 44 जवान हमारे वीरगति को यहाँ पे प्राप्त हुए थे। इस पूरे अटैक में पुलवामा अटैक सबसे बड़ा अटैक माना जाता है। 44 जवान शहीद हुए, हमारे वीरगति को प्राप्त हुए। जो वीडियो रिलीज़ किया था जैश ए मोहम्मद ने, उसमें एक वीडियो के अंदर इस एक आतंकवादी मरकज़ को देखा जा रहा था और उसको देखने पर यह पता चला कि ये मुजफ्फराबाद का एलईटी का बेस है, यानी वो वाला बेस जिसको हमने एक और जो हिट किया है इन 9 में, उसका भी नाम शामिल है। तो ये वो बेस था। खैर, ये सारे अटैक्स की हमने बात की। अब आते हैं पहलगाम अटैक पर। अब तक जितने भी हमने आपको टेररिस्ट अटैक बताए हैं जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा के, इसमें भारत ने कभी भी इन आतंकी संगठनों पर उस तरह की स्ट्राइक नहीं की थी। एक बार ज़रूर की है पुलवामा के बाद में, और मुंह तोड़ जवाब इन लोगों को दिया था 2019 में। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसने हदें पार कर दी, यानी क्रूरता की जो हदें थी वो पार कर दी गई। एक तरह से कहा जाए कि इससे हैवानियत का, इससे कायरता का काम नहीं हो सकता, वो किया गया। महिलाओं के सामने, बच्चों के सामने, उनके घर के जो पुरुष थे उनको मारा गया, और खासकर ये देख के मारा गया कि वो हिंदू है या नहीं। अगर वो हिंदू हैं तो उनको मारा जाएगा। सिर पर गोली मारी गई। साथ ही साथ में ये बताना चाहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप लोग नहीं आ सकते, वहाँ की जो एक नॉर्मल सिचुएशन बन रही थी उसको ख़त्म करना चाहा। और ये सारे के सारे जो लोग थे, जो आतंकवादी थे, वो टीआरएफ के थे। टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप है, लश्कर तैयबा के द्वारा ही बनाया गया है, और सारे आतंकवादी जो हैं वो लश्कर के मरकज़ तैयबा में ही ट्रेंड होकर आए थे। तो ये जो चीज़ें थी, 22 अप्रैल 2025 को ये पहलगाम अटैक हुआ। इसके बाद ही प्लानिंग सीधे शुरू कर दी गई थी ऑपरेशन सिंदूर की। आपको बता दें, प्लानिंग इमीडिएटली शुरू कर दी गई थी पहलगाम अटैक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्टली आर्म फोर्सेस को फुल ऑपरेशनल करने के लिए, मतलब आप किस तरह से फुल ऑपरेशनल फ्रीडम एक होती है वो दे दी गई थी यहाँ पे नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप डिसाइड करिए डेडिकेटेड मोड, किस तरह से आप अटैक करना चाहते हैं, डेडिकेटेड टाइमिंग और टारगेट्स, कहाँ पे, किस पे और कैसे आप अटैक करेंगे, आपको खुली छूट है, ये यहाँ पे दिया गया। इस बीच में इंटेलिजेंस एजेंसी जिसमें एनआईए ने, आरएनडब्ल्यू ने टारगेट्स को स्पॉट किया, और टारगेट स्पॉट करने के लिए सबसे पहले ये देखा गया था कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। जो भी इंफॉर्मेशन मिली, वहाँ पे टेस्टमनीज जो आई विटनेसेस की थी, टूरिस्ट की थी, जो सर्वाइव किए इस पूरे अटैक को, जो विक्टिम्स थे, उनके रिश्तेदार जो थे, उनसे ही बातचीत की गई। तो जितने आतंकवादियों को यहाँ देखा गया, उन सभी का जो रिश्ता था, एक जो उनका रिलेशन था, वो सभी रिलेटेड पाए गए इन 9 टेरर ट्रेनिंग कैंप से, जो कि पीओके में ऑपरेट कर रहे थे और साथ ही साथ पाकिस्तान के अंदर भी ऑपरेट कर रहे थे। मरकज़ सुबहानअल्लाह तो पाकिस्तान में बहावलपुर में बहुत ही अंदर था, 148 किलोमीटर करीबन अंदर था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से। तो ये सब यहाँ से ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन इस बार ये भी देखा गया कि पहलगाम अटैक के अलावा जितने बाकी अटैक हुए हैं भारत में, इंक्लूडिंग 26/11 का हमला, पठानकोट अटैक 2016 उरी अटैक, इनमें कौन कौन से आतंकी संगठन शामिल थे। तो ओवरऑल बात सामने आती है कि हिजबुल मुजाहिदीन भी इसमें शामिल है, जैश ए मोहम्मद भी शामिल है और लश्कर तैयबा भी। और फिर ये प्लान कर लिया जाता है एक ऑपरेशन कि 9 ऐसे टेरर ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ऐसी आतंकवादी फैक्ट्री हैं जिनको हम टारगेट करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा जाएगा, और जो कि बनता भी है। ये नाम जो है इसकी सभी ने, यानी कि चाहे लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे कितने भी अलग वर्ल्ड लीडर्स हों, सभी ने इस नाम की तारीफ़ की है, क्योंकि ये नाम जायज़ है और इसको यहाँ रखना ज़रूरी था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद CCS की बैठकें ली, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह उसमें शामिल थे, होम मिनिस्टर अमित शाह शामिल थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर भी शामिल थे।
और इसके बाद फाइनल ये हुआ कि ऑपरेशन जो है उसके लिए जो एक ऑपरेशन सिंदूर प्लान किया गया है, तीनों आर्मी स्टाफ के जो सर्विस चीफ हैं उनसे भी बात की जाएगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो तीनों आर्म फोर्सेस के चीफ से बात की गई। और फाइनली 15 दिन करीबन इस पूरे प्रोसेस में लगे, जब लोग कह रहे थे कि मीटिंगों के दौर चल रहे हैं लेकिन भारत कुछ कर नहीं रहा है। इस बीच में ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। ये 15 दिन का समय बीता, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्लान हो चुका था और एक ऐसा फ्रेम इसको किया गया था कि नॉन एस्केलेटरी हो, पूरी तरह से इंटेलिजेंस ड्रिवन स्ट्राइक हो, सिर्फ उन जगह पे जहाँ पे ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इन आतंकी संगठनों का, जो कि 3 दशकों से भारत को परेशान करता हुआ आ रहा है, इसे ख़त्म करेंगे हम। हमने कब वहाँ पे कोई भी ऐसी विदाउट टारगेटिंग पाकिस्तान मिलिट्री के कोई बेसिस, कोई फैसिलिटीज़ को हमने यहाँ टारगेट नहीं किया। करना चाहते तो हम वो कर सकते थे और बहुत ही ईजी है भारत के लिए ये चीज़ें करना, ये पाकिस्तान को समझना चाहिए। लेकिन कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं था, नॉन एस्केलेटरी था पूरा ये ऑपरेशन, ये यहाँ पे इसको अंजाम दिया गया। इंडिया ने रिस्पॉन्ड किया ऑपरेशन सिंदूर के साथ में। एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन था, तीनों सर्विसेज, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, तीनों ने इसमें अपना योगदान दिया। 9 टेरर साइट्स को पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, यानी आप ये देखिए कि 5 इनमें से थीं जो कि पाकिस्तान के ऑक्यूपाइड कश्मीर में थीं और 4 ऐसी थीं जो कि पाकिस्तान के अंदर थी, बहावलपुर और ये जो पंजाब प्रोविंस है। और आप ये देखिए कि देश के लिए ये सारा ऑपरेशन सीक्रेट था, जिसको सीक्रेट रखना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। भारत को सिर्फ ये पता था, भारत के लोगों को, नागरिक को, कि 7 मई 2025 वो दिन है जब भारत में नेशन वाइड ड्रिल्स की जाएंगी, मॉक ड्रिल की जाएगी, वहाँ पे सिविल डिफेंस ड्रिल की जाएगी, जो कि 1971 के बाद दोबारा हो रही है। और 1971 में जब वॉर हुई थी तो क्या पता कि इस बार भी ऐसा कुछ हो जाए। लेकिन इसी दिन 7 मई 2025 को रात को 1 बजे के करीबन तक इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉय कर चुकी थी इंडियन एयर स्पेस में ही रफाल जेट्स को, जो कि इक्विप थे, आर्म थे स्कैल्प क्रूज मिसाइल से और AASM हैमर बॉम्ब्स के साथ में। यहाँ से इस ऑपरेशन को फाइनली एग्जीक्यूट किया जाता है। 1:05 पर शुरू किया गया ऑपरेशन और 1:30 के बीच में करीबन भारत ने, हमारे जेट्स ने 24 मिसाइलें दागी उन 9 टारगेट्स पर, POK में और पाकिस्तान के अंदर पंजाब रीजन तक, बहावलपुर तक। ये सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स जो थे इनको ख़त्म कर दिया गया। इसमें पहला टारगेट जो था वो था हमारा मरकज़ तैयबा, लश्कर तैयबा का जो मुरीद के का टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है। आपको उसके बारे में पूरी डिटेल जो है बता दी है। तो ये जो मुरीद के का पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, पहला ये टारगेट था। दूसरा था मरकज़ सुबहानल्लाह, जैश ए मोहम्मद का जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बहावलपुर वाला। इसके बारे में भी आपको हमने सारी चीज़ें बता दी। 15 एकड़ में करीबन फैला था। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर जैश ए मोहम्मद का यही माना जाता था, मतलब उसके पास जितने भी अलग अलग मरकज़ थे, टेररिस्ट ऑपरेटिंग कैंप्स थे, उसमें सबसे उसका हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा एरिया इसी का था। ये भी ख़त्म कर दिया गया भारत के द्वारा। मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर, मसूद अजहर और इसकी पूरी फैमिली, कई लोग यहाँ पे ही रहा करते थे। इनके अलावा 600 कैडर जो था JEM का, वो भी यहीं पे रहता था। 600 आतंकवादी जो थे वो भी यहीं रहा करते थे। तो ये सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ में यहाँ पे एक चीफ इंस्ट्रक्टर था जो कि JEM का फाउंडिंग मेंबर इसको कहा जाता था, मौलाना रफ़ीकुल्लाह, वो भी रहा करता था। तो ये जो रो रही है पाकिस्तान आर्मी, हो सकता है रफ़ीकुल्लाह यहाँ पे ख़त्म हुआ है। कभी कोई ना कोई बड़ा एक टेररिस्ट ख़त्म ज़रूर हुआ है इस पूरे अटैक में हमारे भारतीय सेना के द्वारा, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। खैर, तीसरा अटैक जो हमारा था, जो टारगेट था, वो था महमूना जोया फैसिलिटी, हिजबुल मुजाहिदीन का एक तरह से कोवर्ट टेररिस्ट बेस। इसे हमने टारगेट किया। तीसरा सबसे बड़ा यही था टारगेट। सिंगल स्टोरी कॉन्क्रीट बिल्डिंग थी, एक वॉशरूम था, एक किचन थी, और ये जो फैसिलिटी थी, कम से कम एक बार में 50 टेररिस्ट जो थे वो यहाँ पे रहते थे। और नो डाउट ये बताया जाता है इन तीनों के बारे में कि एट दैट टाइम जब स्ट्राइक हुई है 25 से 30 आतंकवादी यहाँ पे मौजूद थे। इसके बाद कई जो टारगेट्स थे उनके बारे में भी जान लीजिए। बरनाला का, पाकिस्तान के बरनाला में मरकज़ अहले हदीथ, ये जो था, ये 500 मीटर करीबन बरनाला टाउन से और 200 मीटर कोटे जमाल रोड से एक ऐसा टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था जो ऑपरेट कर रहा था। रंजौरी, पूंछ, रियासी में जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता था, स्मगलिंग होती थी, वो यहीं से की जाती थी। यहीं पे टेररिस्ट हुआ करते थे। 40 से 50 टेररिस्ट हमेशा यहाँ पे रहा करते थे। और पीक जब इनका सीज़न होता है आतंकवादियों का, तब तो 150 तक ये गिनती बढ़ जाती थी। संजूवन अटैक की जो प्लानिंग थी, एग्जीक्यूशन था, वो पूरा 2018 संजूवन अटैक का वो यहीं से किया गया था। और सिविलियंस की किलिंग जो राजौरी और पूंछ में हुई थी, वो भी यहीं के आतंकवादियों ने की थी। LED का ऑपरेटिव एक कमांडर कासिम गुज्जर, वो इस पूरे आतंकी फैक्ट्री को चलाता था। 15 उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में केसेस थे, राजौरी और रामबन और रियासी के अंदर। ये यहीं से इसको चलाता था पूरा। और मरकज़ तैयबा जो है, जो लश्कर तैयबा का मेन हेडक्वार्टर मुरीद के, वहाँ से लगातार कोऑर्डिनेट करके ये लोग इस कासिम गुज्जर के साथ में, इस
फैसिलिटी से ऑपरेट किया करते थे। तो ये इंटरकनेक्टेड हैं सारे के सारे, आप अगर देखें। अच्छा, इसके बाद आपको बता दें सैफुल्ला सज्जाद जट, जिसका नाम अभी पहलगाम अटैक में भी आ रहा था, वो भी यहीं से ताल्लुक़ रखता था, इसी फैसिलिटी से, इसी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप से। अगला टारगेट था कोटली का, पाकिस्तान के मरकज़ अब्बास। मरकज़ अब्बास के बारे में बताते हैं कि 125 करीबन जैश ए मोहम्मद के जो मिलिटेंट हैं वो यहाँ पे रहा करते थे, जो उसके आतंकवादी हैं वो यहाँ पे रहते थे। हाफिज़ अब्दुल शकूर जो है वो यहाँ पे इसको चलाता था, उसका नाम काजी ज़रार भी है। काजी ज़रार का अफ़गानिस्तान से काफ़ी सारे लिंक हैं, इस वजह से यहाँ पे जैश ए मोहम्मद के लिए फंडिंग जो थी उसको लगातार आज तक ऑपरेट करता था, उसको डीलिंग उसकी करता था। इनफैक्ट इसका जो लड़का है काजी ज़रार का, जिसका नाम है काजी मज़, ये खुद 2018 अक्टूबर के महीने में अफ़गानिस्तान से पूरी ट्रेनिंग लेकर आया था, और यहाँ पे इस समय पर पूरा जो लॉन्चिंग है सारे ऑपरेशंस की जो भी जैश ए मोहम्मद के, वो इस वाले ट्रेनिंग सेंटर से संभाल रहा था। अगला टारगेट था भारत का मकसर रहील शहीद। ये हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कैंप हुआ करता था, जिसके बारे में बताया जाता है कि एक ट्रैक था, उसके थ्रू ही इसको यहाँ तक जाया जा सकता था, हिली एरिया में था, और सबसे पुराना इसको बताया जा सकता है हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप। सैयद सलाउद्दीन जो HM का चीफ है वो यहीं से ऑपरेट करता था। वो जो भी कोई नए रिक्रूट आते थे, जो भी नए टेररिस्ट बनने के लिए आते थे लड़के, उनको यहीं पे आके उनको सुपरवाइज़ करता था, उनको ट्रेनिंग देता था। ये सारी चीज़ें लगातार चल रही थी। इस टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को भी हमने ख़त्म किया। करीबन 150 से 200 टेररिस्ट यहाँ पे रहता था, और ये बात साफ तौर पर बताई जा रही है कि 30 से 35 आतंकवादी उस समय पर भी मौजूद था जब हमने एयर स्ट्राइक की है। खैर, लास्ट आपको बताते हैं सवाई नाला कैंप। मुजफ्फराबाद लश्कर तैयबा का एक कैंप था। सवाई नाला कैंप ये वो कैंप है जहाँ से पहलगाम अटैक के आतंकवादियों ने भी ट्रेनिंग ली। दौराए आम की ट्रेनिंग जो कि हर आतंकवादी लेता है वो यहीं पे कराई जाती थी। कसाब भी यहीं पे आया था सबसे पहली बार, दौराए रिब्बतबाद में उसने ट्रेनिंग की है, दौराए आम उसने यहीं से की थी। हेडली ने भी यहीं से ट्रेनिंग की थी। हाफिज़ सईद लगातार खुद आके यहाँ पे इस ट्रेनिंग कैंप में, सवाई नाला कैंप में मुजफ्फराबाद में वेलकम करता था इन सारे आतंकवादियों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा गुलमर्ग अटैक यहीं से हुआ, पहलगाम, सोनमर्ग अटैक सभी यहीं से किए गए थे। इस पूरे स्ट्राइक के अंदर अगर कोई 4 ऐसे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप हैं जिनको ख़त्म करना बेहद ज़रूरी था, जो 3 दशकों से करीबन भारत के लिए हर अगले अटैक में यहीं से नाम आता था, जो लिंक थे वो यहीं पाकिस्तान में जाके जुड़ते थे, तो वो ये 4 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप थे, और इनको फाइनली भारत ने ख़त्म कर दिया है। इस समय पर अगर आप देखें तो एक न्यूज़ सामने आ रही है कि मसूद अज़हर के 10 परिवार के लोग और 4 उसके क्लोज एसोसिएट, क्लोज एड मारे गए हैं। तो ये बात बिल्कुल सच है। जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी सामने दिख रही है रोती हुई, अपने जो बुके हैं, गुलदस्ते हैं, वो भिजवाती हुई। एक गुलदस्ते पे लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS, एक पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंट की तरफ से आया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो साफ आज दिखाती हैं पाकिस्तान को इससे बड़ा एक्सपोज कभी नहीं किया गया है दुनिया के सामने। वर्ल्ड फोरम पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर पाकिस्तान इस समय पर किसी तरह देखा जा सकता है तो सिर्फ एक आतंकी मुल्क की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि ये जो नमाज जनाजा वहाँ पे पढ़ रहा है आतंकवादियों की जो इस स्ट्राइक में मारे गए हैं उनकी कब्र पर, वो हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ है, खुद एक US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, और उसके साथ में खड़े हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के बड़े से बड़े चेहरे, पाकिस्तान के बड़े से बड़े मिनिस्टर, वो वहाँ पे आंसू बहा रहे हैं। तो ये जो जब तस्वीर और ये वीडियो जब जा रहा है पूरी दुनिया भर के सामने, तो पाकिस्तान सिर्फ एक आतंकी मुल्क के अलावा और कुछ नहीं बचता है, और ख़ासकर एक्सपोज हो चुका है पूरी तरह। ये भी बताया जा रहा है कि मसूद अज़हर या फिर हाफिज़ सईद में से कोई ना कोई ज़रूर यहाँ ख़त्म हुआ है, या फिर मौलाना रफ़ीकुल्लाह वो यहाँ ख़त्म हुआ है, क्योंकि पूरे प्रोसेशन में जो भी ये इनका हुआ है नमाज जनाजा, उसमें एक ऐसी बॉडी थी जिसके पीछे बहुत लंबी भीड़ थी, जिसके लिए प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान के, जिसके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने गुलदस्ते अलग अलग से भिजवाए हैं। तो कोई ना कोई या तो हाफिज़ सईद या मसूद अज़हर यहाँ गया है, क्योंकि इसके बाद हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ जो है वो नमाज जनाजा पढ़ रहा है, और एक मैसेज भी जारी किया गया है मौलाना मसूद अज़हर के नाम पर, ये बताते हुए कि मसूद अज़हर ने कहा है कि काश मैं भी मर जाता इस अटैक के अंदर, काश मुझे भी ये नसीब होता। इस तरह की चीज़ें, उस तरह की बातें उसने करी हैं। लेकिन ये बात साफ़ है कि इस पूरे भारत के ऑपरेशन सिंदूर में करीबन 90 आतंकवादी पाकिस्तान के ख़त्म हुए हैं। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्ड इनसाइड स्टोरी आपको बता दिया है, डिकोड करके पूरा किस तरह प्लानिंग की गई, क्यों इन टारगेट्स को चूज़ किया गया था, सब कुछ आपको बता दिया है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कई लोगों तक पहुंच सके, इसकी रीच बढ़ सके, लोग ये इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें, उनको पता चले कि भारत ने इस समय जो किया है वो कितना महत्वपूर्ण था
कितना ज़रूरी था ऐसा करना। अब मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। टेलीग्राम पर हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी आके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। अगले एपिसोड में मिलेंगे, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।